टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार होंगे हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब और हम दोनों मिल करके आपको टैक्स बचाने के बहुत सारे बेहतरीन तरीके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि एक तरीका जो टैक्स छूट पाने के लिए अब आप भूल जाइए सेक्शन 80C, 87A या फिर ऐसे तमाम सेक्शन, क्योंकि इनकी जगह नए सेक्शन बचाएंगे आपके टैक्स। अगर आप क्रिप्टो में करते हैं लेन देन तो हो जाए सावधान, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। आखिर कैसे, शो में बताएंगे आगे। और साथ में भी बताएंगे कि गोल्ड ETF पर टैक्स का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, इस पर कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग का सही तरीका क्या है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि जब से मैं टैक्स गुरु कर रहा हूं, जब से मैं इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूं, तब से हम लोग की जुबान पर रटा हुआ था सेक्शन 80C है, इसके तहत छूट मिलेगी, ये सेक्शन है, इसके तहत छूट मिलेगी। तो टैक्स छूट क्या मिलेगी वो लोगों को कम पता था, सेक्शन ज्यादा पता था। लेकिन अब वो सारे सेक्शन बदलने वाले हैं। इसकी जगह कौन से सेक्शन आएंगे, किसका क्या महत्व है, कोहली साहब से बेहतर कौन जानता है। कोहली साहब, मुझे लगता है कि आप जब टैक्स की प्रैक्टिस शुरू किए होंगे तब से सारे चले आ रहे होंगे। बिल्कुल आइकॉनिक थे लक्ष्मण, मतलब ये अपने आप में पहचान बन चुके थे। आपको याद होगा IPC में सेक्शन होता था 420 420 जो अब भारतीय न्याय संहिता में 318 बन गया। हाँ। और 420 नाम से फिल्में बनी चाची 420। हम बोलचाल में कहते हुए 420 ही कर रहे हो, श्री 420। तो कई बार क्या होता है, ये सेक्शन जब लोग इस्तेमाल करते हैं वो इतने आइकॉनिक हो जाते हैं कि उस सेक्शन के नाम से आप पहचान हो जाती है उस प्रोविजन की। हाँ। उसके कंटेंट की। तो 65 साल का ये इनकम टैक्स एक्ट, 65 साल मतलब आपके जन्म से पहले का। बिल्कुल मेरे जन्म से पहले का, 1961 से आया हुआ। आज ये अब 1 अप्रैल से हमें अलविदा कहने जा रहा है। 800 से ऊपर सेक्शंस अब 500 से ऊपर। अब भारी मन से कह रहे हैं या फिर खुशी खुशी अलविदा? नहीं, जो अच्छे बदलाव तो अच्छे खुशी खुशी कह रहा हूं, पर भारी मन से इसलिए कह रहा हूं कि ये सेक्शन हमारे टैक्स पेयर्स के जीवन का हिस्सा बन। और हमारे तो खासकर टैक्स गुरु के बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं। और जब से ये डिजिटल टैक्स फाइलिंग प्रणाली आई ना लक्ष्मण, तो लोग फॉर्म खुद देखने लग गए, तो उनको सेक्शंस बाकायदा याद रहता था। और 80C तो ऐसा एक सेक्शन था जो मुझे याद है, शायद ही कोई टैक्स पेयर हो जिसको, भले ही उसमें बहुत साल से कोई बदलाव नहीं हुआ, भले ही वो ओल्ड रेजीम में है, पर आज भी वो सेक्शन, मुझे लगता है अगर मैं इसको बिल्कुल आम भाषा में कहूं तो टैक्स पेयर वाला बच्चा इस सेक्शन को जानता है। तो बहुत सारे सेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं कुछ सेक्शंस का नाम लूंगा जिनको हम 1 अप्रैल 2026 से अलविदा कहेंगे। और वैसे तो सारा ही एक्ट बदल गया है, पर ये मशहूर सेक्शंस हैं, तो आपको अब धीरे धीरे अपने आप को आदी कर लेना चाहिए इन नए सेक्शन। तो ये जो नए जिनको हम अलविदा कहने जा रहे हैं, तो उनकी जगह कौन से सेक्शन लेंगे जो उसी प्यार के साथ हम याद रखें उन सेक्शन को? बिल्कुल, वही बताइए। बिल्कुल, कपड़े बदल जाएंगे, शख्सियत वही रहेगी। मेरा मुख्य तो जाएंगे कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से, दोनों बता दें। बिल्कुल, देखिए जो आपका पहले होम लोन लिया करते थे, आपको याद होगा सेक्शन। नहीं, हम तो कहेंगे पहले सेक्शन 80C बताइए। अच्छा, पहले आप 80C से चलना चाहते हैं, तो पहले 80C उसको मैं शुरू से जानता हूं। तो 80C हो रहा है 1 2 3। अच्छा। यानी 2 मतलब हो गए इसके, 1 2 3 मतलब अब जा रहा है, और सेक्शन 1 2 3 ही हो रहा है। तो सेक्शन 123 80C आगे से कहलाएगा नए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। अब क्योंकि आपने 80C का जिक्र छेड़ दिया है, तो मैं 80CCD लेता हूं, जिसके अंतर्गत NPS की डिडक्शन मिला करती थी। आपको याद होगा फेमस सेक्शन, जो कि न्यू रेजीम में भी है, वो 124 नाम से जाना जाएगा। तो 80C 123 और 80CCD 124। अब मैं आता हूं होम लोन, जिसके मैं जिक्र करना चाह रहा था, जिसके अंतर्गत ब्याज मिलता था और सभी टैक्स पेयर्स को ब्याज लेते थे, भले ही ओल्ड रेजीम में है, पर सेक्शंस बड़े मशहूर थे। तो आपका सेक्शन 24 अब सेक्शन 22 होने जा रहा है। आप देखिए लक्ष्मण, इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कि हमारे जैसे पुराने, मुझे 3.5 दशक से ज्यादा हो गए टैक्स को समझते हुए, देखते हुए, करते हुए, मुझे भी अभी कागज देख के सेक्शन बताने पड़ रहे हैं। मेरी जुबान पे भी चढ़ने ये धीरे धीरे अब शुरू हो रहे हैं। तो 22 हो जाएगा आपका होम लोन का सेक्शन। उसके बाद, अरे वो मशहूर सेक्शन क्यों भूलें, जिसके ना जाने कितने सवाल आते हैं, आज भी कार्यक्रम में शायद सवाल आए, शायद ही कोई कार्यक्रम होता है सवाल नहीं, सेक्शन 54, जिसको आप 54 कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, वो अब हो जाएगा 82, यानी कि 82। तो सेक्शन और 54F हो जाएगा आपका, जिसके अंतर्गत आप
कोई दूसरी एसेट बेच के प्रॉपर्टी लिया करते थे, वो सेक्शन हो जाएगा 86। एक 54 ईसी होता था जो 50 लाख की आप सिक्योरिटीज खरीदते थे 6 महीने के अंतर्गत, वो हो जाएगा अब सेक्शन 85। तो देखिए बदलाव आपको कैसे कितने रेडिकल बदलाव आते दिख रहे हैं। और कुछ मैं जल्दी से जिक्र कर दूं, मेडिक्लेम। हाँ, कई सारे मेडिक्लेम हो, ऐसे रिइंबर्समेंट बिल्कुल लेते थे हम लोग। मेडिक्लेम 80D आपको याद होगा, मेडिक्लेम जो लेते थे वो अब 126 हो जाने वाला है। एजुकेशन लोन आप लेते थे सेक्शन 80E के अगेंस्ट, वो अब 129 होने वाला है। और ये जो 80 की फैमिली थी ना, इसको सेक्शन 80 फैमिली कहते थे लक्ष्मण। अब ये फैमिली नहीं, अब हर सेक्शन अपने आप में एक अलग सेक्शन है। 80G मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए बहुत काम का है, जो डोनेशन लोग देते हैं, जो लोग चंदा देते हैं, वो अब 133 हो जाने वाला है। 80TT है जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमारे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट वगैरह लेते थे, वो 153 हो जाने वाला है। और लक्ष्मण नौकरी पेशा लोगों को बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मुझे लगता है चाहे ओल्ड रिजीम हो चाहे सेक्शन 16 में वो मिला करती थी, वो अब 19 हो जाएगी। तो 16 हो जाएगा 19, 16 हो जाएगा 19। और लक्ष्मण हमारे जो बिजनेस वाले दर्शक हैं, टैक्स पेयर से जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको याद होगा टैक्स ऑडिट को 44AB जिसको जाना ही जाता था, आपने 44AB करा लिया ऐसा पूछा जाता था, टैक्स ऑडिट नहीं बोलते थे, 44AB वो हो जाएगा अब सेक्शन 63। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करके संक्षिप्त में समराइज करिए आपकी बातों को कि नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन कौन थे, अब उसकी जगह कौन से लेने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, जो कि जिसको हम सेक्शन 16 कहते थे, वो 19 होने जा रहा है। ठीक है। 80C की मैंने आपको बात करी, जो कि वो 122, 23, 24 सारे जो 80 फैमिली होने जा रहा था। और कैपिटल गेन भी लक्ष्मण सारे ही नौकरी पेशा वालों को कभी ना कभी वो प्रॉपर्टी लेके उन सबका सेक्शन बदल, बिल्कुल उन सबका भी सेक्शन बदल रहा है। और मैं एक सेक्शन का एक और सीनियर सिटीजन हमारे बड़े दर्शक हैं, उनके लिए बता दें, उनके लिए कौन से? उनके लिए सबसे काम का सेक्शन आजकल जो बना हुआ था वो 87A, जिसके अंतर्गत 12 लाख रुपए की रिबेट जो सबसे पिछले साल जो बजट में अमेंडमेंट की गई, वो अब आपका 156 होने वाला। याद रखिए, अब आप 87A का रिबेट नहीं बोलेंगे, अब आप 156 का रिबेट बोलेंगे। तो ये देखिए, सारा का सारा नए कपड़े सब सेक्शंस पहनेंगे, उनका स्वरूप वही रहेगा, यानी कि उनका स्वभाव वही रहेगा, ऊपर से स्वरूप बदल सकता है। तो ये अब आप ध्यान रखिए और 1 अप्रैल से धीरे धीरे आदत डाल लीजिए। और ये सेक्शंस याद रखने लक्ष्मण बड़े काम के थे, क्योंकि इससे क्या होता था, आपको वो सेक्शन के नाम से उसको क्लेम करना भी याद रह जाता है। तो अब मुझे लगता है ये नए सेक्शन हमने बताए, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे शो 1 अप्रैल के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम इन सेक्शन। और एक और इंटरेस्टिंग बात होगी लक्ष्मण, कि जो 31 मार्च से पीछे के जो केसेस चल रहे होंगे पहले के पिछले सालों, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग, उनमें तो वो सेक्शंस रेफर होंगे। और 1 अप्रैल के बाद जो केसेस फाइल होंगे उनमें वो नए सेक्शंस रेफर होने के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। हाँ, मतलब एक ही सेक्शन को अब हमें पुराने के लिए पुराने नाम से, नए के लिए नए नाम से। मान लिया केस पुराना है लेकिन फाइलिंग अभी हुई है, मामला मान लिया 1 अप्रैल से पहले का है, हाँ, क्या तो उसमें आपको पुराना सेक्शन डालना पड़ेगा। अच्छा, मान लिया हम अगस्त में चल के पिछले कारोबारी साल का कुछ हाँ, तो क्योंकि उस समय जो सेक्शन था आपको वो डालना पड़ेगा। अरे भाई, पर 1 अप्रैल से बाद के जो केस, कोहली साहब हैं, उलझन भी आए तो टेंशन मत लीजिएगा, जब भी हो सवाल तुरंत पूछिएगा, हर सवाल का जवाब आपको टैक्स रूल मिल जाएगा। कई सारे सवाल आ रहे हैं इसमें लोगों के। उपेंद्र चौधरी साहब हैं जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार नमस्कार, बताया जाए क्या सवाल आपके पास? आवाज अड्डा के रेगुलर व्यूअर हैं। क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे टैक्स ग्रुप के व्यूअर हैं, आवाज अड्डा के व्यूअर हैं। और कोहली साहब को भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून उपेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप शो को देखेंगे। देखिए, समस्या मेरी है कि हम गवर्नमेंट जॉब में थे, हम TDS कटवाते थे, तो और जो कुछ टैक्स कम ज्यादा होता था चालान से उसको जमा करते थे, तो टैक्स पूरा दिए हुए हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन का टैक्स फाइल होता है उसके 26 ईयर्स में वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब हम पर टैक्स लायबिलिटी गिराया हुआ है। ई असेसमेंट ईयर 12-13 का है और एक असेसमेंट ईयर 20-21 का भी है, और बराबर मेल आता है। बड़ा एगोनाइजिंग मेरे लिए है, क्योंकि हम टैक्स दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरा दिक्कत क्या होता है कि धोखा से अगर टैक्स ज्यादा दे दिए तो कहता है कि आपका रिफंड, जैसे पिछले बार का है कि आपका रिफंडेबल अमाउंट 35,000 है, जो कि आपके जो बकाया है उसमें एडजस्ट कर लिया गया। और ये बहुत दिक्कत हमको होती है, मेरा पैसा भी नहीं लौटता है और ऊपर से मेल आता रहता है कि आप पर इतना बकाया है। जी बिल्कुल समझ आ गया उपेंद्र जी का। लक्ष्मण, इनका 26 AS में जिसके अंतर्गत इनका टैक्स कटता है,
वो इंस्टीट्यूशन ने यानी कि जो डिडक्टर है उसने, उपेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने या तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। देखिए आपके एम्प्लॉयर को भी एक रिटर्न फाइल करनी होती है, जो भी टैक्स कटता है उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करनी होती है। या तो उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर उन्होंने हो सकता है टैक्स जमा ही ना कराया हो। तो अगर वो टैक्स जमा नहीं कराएंगे उपेंद्र जी, तो वो आपके 26 AS में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो थोड़ी सी चिंता की बात है। मुझे लगता है इसमें एक ही हल है कि आप अपने एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, उनको बोलिए कि साहब आप हमें प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने टैक्स जमा कराया है, क्योंकि इसकी वजह से समस्या हमें आ रही है। आपने कहा है बहुत एगनाइजिंग है, वाकई में बहुत एगनाइजिंग है। एक तरफ नोटिस आते हैं लक्ष्मण, दूसरी तरफ क्या होता है कि आपकी जो रिफंड होती है उसके अगेंस्ट वो उसको एडजस्ट कर देते हैं कि आपका बकाया है, जबकि हकीकत यह है कि इनका टैक्स कट चुका है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है उपेंद्र जी। आप तुरंत अपने इंस्टीट्यूशन से संपर्क करिए कि उन्होंने अपनी जो टैन रिटर्न है, उसको TAN रिटर्न कहते हैं, वो फाइल करी है कि नहीं करी है, और अगर करी है तो ये टैक्स जमा कराया है कि नहीं कराया, नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया है, और रिटर्न फाइल करिए तो उसकी कुछ आप प्रति या उसका कुछ रेफरेंस नंबर लेके आप अपने असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं। उपेंद्र जी, अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया आपने? देखिए लक्ष्मण जी, जी बताइए। उसके DDO हम ही थे, विभागवादी है, उसके ज्वाइंट डिस्पर्सिंग हम ही थे। अच्छा। और जिसके कारण समस्या है और उसका कोई रिकॉर्ड अब है नहीं। हाँ। तो इसमें उपेंद्र जी ये हो सकता है क्योंकि आप ही थे, इसका मतलब इनका शायद कहने का अर्थ ये है कि इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इन्हीं के पास थी। तो कई दफ़े क्या होता है उपेंद्र जी, जो आपके कर्मचारी गण जो उसको अपलोड कर रहे होते हैं रिटर्न को, हो सकता है उन्होंने रिटर्न अपलोड ना करी हो। ये भी हो सकता है उपेंद्र जी कि आपका पैन नंबर गलत डाल दिया हो, तो वो आपके पैन नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं कर लिया है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप थोड़े मामले की तह तक जाइए और तय तक जाके देखिए कि उन्होंने रिटर्न फाइल करी, आपका पैन नंबर ठीक डाला है कि नहीं डाला है, रिटर्न अपलोड भी हुई है कि नहीं हुई है, ये भी चेक कर लीजिए कि टैक्स आप उस डिपार्टमेंट में थे तो तकनीकी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं। तो इन सबको देख लीजिए, फिर भी अगर नहीं आता तो संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पे। हम लोग फिर इसको सुलझाने की और भी कोशिश करेंगे दूसरे तरीके पे। इसमें चलते हैं चंडीगढ़, जहां से दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश गुप्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार सर, मैं वैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ पर अब अपने बच्चों के पास मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया आया हुआ हूँ। क्या बात बताएं, सवाल क्या है आपके पास? हाँ डॉक्टर साहब, कोहली जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को नमस्कार सर। मेरा नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, मैंने निपॉन का सिल्वर ETF लिया था अभी 4-5 महीने पहले, और उस पे 2 लाख रुपए के करीब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जी। तो अब वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो उस पर 20% का टैक्स लगेगा या स्लैब रेट पे लगेगा? और अगर स्लैब रेट पे लगेगा तो मेरा लेस देन 12 लाख है मेरी इनकम, तो क्या मेरा टैक्स फ्री रहेगा सर वो सारा कैपिटल गेन? ये मेरी जानकारी चाहिए थी मेरे को सर। जी हाँ दिनेश जी, पहले तो आपको मुबारक हो, लक्ष्मण को बहुत बहुत गेन हुआ है सिल्वर में, बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने भी किया है। दिनेश जी, इसका सटीक जवाब ये है कि ये सेक्शन 87A जो है जिसके अंतर्गत 12 लाख का रिबेट मिलता है, उसमें क्योंकि ये स्पेशल रेट का होता है, ये 12 लाख में नहीं आएगा, ये आपके स्लैब रेट में जाएगा। आप इसको स्लैब रेट में ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि ये कैपिटल गेन जो 2 लाख का हुआ है, इसको आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म तो वैसे ही कैपिटल गेन के अंतर्गत जाता है, और इसको आप बाकी का जो आपका इनकम है उसी के साथ आप क्लब करके दिखाएंगे, परंतु स्केड्यूल CG में इसको आप दिखाएंगे और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से दिखाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर इनको कि आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसके अंतर्गत तो आप स्पेशल रेट्स की इनकम ले सकते हैं, परंतु 87A में आप स्पेशल रेट्स नहीं ले सकते हैं। पर इनका तो क्योंकि सिल्वर ETF से गेन है, ये जानकारी मैंने जनरल दी इनको, पर 87A के अंतर्गत ये नहीं आएगा। परंतु अगर ये स्लैब रेट पे लग रहा है तो स्लैब रेट पे लग रहा है और नॉर्मल रेट आप टैक्स का पे कर रहे हैं, फिर आप इसको पूरे में कवर कर सकते हैं। तो सिल्वर ETF शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे है, क्योंकि ये स्लैब रेट पे है तो आप इसको 87A के अंतर्गत ले सकते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन के भी मैंने लक्ष्मण ये बात इसलिए बताई है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को एक कंफ्यूजन है। हालांकि दिनेश जी का सवाल का दायरा बहुत लिमिटेड था, पर मैंने खोल के बाकी दर्शकों को फायदा। दिनेश गुप्ता जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ भी क्या मेरे को इसमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा जी, और लगेगा तो कितने % का लगेगा?
मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप 12 लाख के दायरे में इसको ले रहे हैं, सिल्वर ईटीएफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे लगेगा। अगर 12 लाख से कम है, क्योंकि आपका खाली 2 लाख है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से 12 लाख में आ जाता है। परंतु मैंने इसलिए इसका सीधा जवाब नहीं ऐसा दिया। करते हैं कि सीधा सा ये करते हैं कि अगर इनका सिल्वर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हुआ है उसको जोड़ करके सालाना आमदनी 12 लाख रुपए से कम है, तो आपको टैक्स नहीं देना। मैं उसी पे आ रहा था कि बाकी की इनकम्स आपकी देखनी पड़ेंगी। अगर बाकी की कोई इनकम नहीं है दिनेश जी, तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्लियर है दिनेश जी? सर इसमें मैं ITR 2 भरता हूं, जब मैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शो करता हूं तो उसको 20% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है वो टैक्स। तो फिर अगर ऐसा कर रहा है तो आप इसको अदर सोर्सेज में ले जाइए, क्योंकि आपका ये स्लैब रेट में जाएगा, 20% पे नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि आखिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, डिजिटल एसेट छुपाना अब क्यों पड़ सकता है महंगा। कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल है, लेकिन इससे पहला मामला वो है डिजिटल एसेट, क्रिप्टो एसेट को लेके जो लोग ट्रेडिंग इसमें करते हैं। हालांकि इनकम टैक्स विभाग अलग अलग तरीके से नज़र पहले भी रखता था, अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी सख्ती हो गई है। क्या माजरा क्या है? जी, आपको पता होगा कि जब कुछ समय पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA करके एक कैटेगरी बनाई थी, और नया जो इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है उसमें भी है, इसको अलग कर दिया गया था। अब क्योंकि फिर भी इसको ट्रैकिंग में परेशानी हो रही थी, तो अब सरकार ने 3 इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है कि ये भी अब रिपोर्ट करेंगे। पहले वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो एसेट्स में वो रिपोर्ट नहीं करते थे। इसमें पहले बैंक हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और तीसरे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। अब इन 3 संस्थाओं को जिसके पास क्रिप्टो एसेट है उसके बारे में सारी जानकारी देनी पड़ेगी, यानी कि उसका पैन नंबर या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बारे में सारा बैकग्राउंड, ये सब अब ये इंस्टीट्यूशंस भी रिपोर्ट करेंगे। तो जिन लोगों के मन में अगर कोई ऐसी शरारत आ रही है कि मेरे फ़ोन में क्रिप्टो एसेट पड़ा है वॉलेट के रूप में, तो किसको पता है, कौन जाने मेरे पास रखा हुआ है, तो आपने जिस माध्यम से, जिस बैंक से, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और जिस क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू लिया है, अब वो रिपोर्ट करेंगे। तो कोई भी आप नहीं किए तो सामने वाला कर वहां से कर देगा। तो इसलिए, और फिर ये ब्लैक मनी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी अगर आपने आपने नहीं बताया, अगर आपने नहीं बताया तो बहुत सख्त कार्रवाई है। तो हम देखिए, टैक्स गुरु का टैक्स बचाने का तो है ही है, पर आपको टैक्स पेनल्टी से बचाने का भी है। देखिए, ये भी टैक्स प्लानिंग है। तो हम आपको ये आगाह करना चाहते हैं कि कोई जिस भी किसी के पास क्रिप्टो एसेट है, कृपया उसको जरूर डिस्क्लोज करें। ये ना सोचे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मेरे मोबाइल पे वॉलेट है तो किसको पता। आपने जिस जगह से लिया है वो सब पता लग जाएगा। बिल्कुल, सब पता चल जाएगा। तो छुपाने की कोशिश ना करें। जो पहले कहते हैं ना, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग के हाथ बड़े लंबे हो गए जी, होते जा रहे हैं। और डिजिटल एक ऐसी चीज है, जिस शब्द के आगे डिजिटल जुड़ गया, वो समझिए डिजिटल जो है वो कभी सीक्रेट प्राइवेट रह ही नहीं सकता है। डिजिटल हमेशा जो है किसी न किसी तरीके से पब्लिक डोमेन में है, और ढूंढने वाला ढूंढ निकालेगा। और लक्ष्मण, इसमें वैसे भी है क्योंकि क्रिप्टो एसेट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक ट्रेल छोड़ती जाती है पीछे, किसके पास गया, फिर किसके पास गया, पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख देगा। बिल्कुल। जब चाहेगा इनकम टैक्स विभाग निकाल लेगा। इसलिए छुपाने की कोशिश यहाँ पे ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से बता दीजिए। नहीं बताएंगे तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके हैं ना, जो कोहली साहब समय से बताते रहते हैं, उसका पालन करिए, कानून के रास्ते से टैक्स बची जाएंगे। क्यों? चलिए, अब शुरू करते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं मुंबई, जहां से रुपेश शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, नमस्कार। नमस्कार। बताया जाए, क्या उलझन है आपकी? First of all, I'd like to say Tax Guru is a very informative program, and CNBC is doing a very great job of educating and solving Indian taxpayers' queries. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी, आपने टैक्स गुरु की सराहना की और तारीफ की, और आप लोगों के काम आते हैं हमारे शो, बड़ा अच्छा लगता है। बताएं, क्या सवाल है आपके पास? हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा दर्शक लाभान्वित होंगे। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, जो अराउंड 1.25 लाख, एग्जांपल के तौर पे 1.25 लाख है, और मुझे लॉस भी है, कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर्स अराउंड 1 लाख। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 1 लाख पहले एडजस्ट हो जाएगा और बाकी के 25,000 ही मुझे बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 112A में, या पहले 112A का पहले बेनिफिट मिल जाएगा और लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा 8 साल तक?
बहुत बढ़िया सवाल है लक्ष्मण। ये रुपेश जी आपका सवाल, मुझे याद है हम छोटे थे तो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, तो एक बॉड मास रूल होता था कि पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले ब्रैकेट को करेंगे। हाँ, पहले ब्रैकेट करेंगे। वैसा ही कुछ सवाल है, ये आयकर में भी होता है। बिल्कुल रुपेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि पहले आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद आप 112A की जो 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है वो लेंगे। यानी कि आपने जो नंबर्स बताए, पहले आप वो 1 लाख जो पीछे से चला आ रहा है उसको नॉक ऑफ कर दीजिए, और फायदा भी इसी में, क्योंकि वो 8 साल बाद लैप्स हो जाता है। अगर आपने वो नहीं किया तो आगे आपको मिलेगा ही नहीं। तो जो बचा हुआ 20-25 हज़ार होगा, केवल उसी को आप 112A में ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर पता लग गया होगा। पर आपके सवाल की मैं व्यक्तिगत रूप से लक्ष्मण प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिकल करता है उसी के समझ में आता है। और हमारे टैक्स गुरु के दर्शक कितने टैक्स के लिए एजुकेटेड होते जा रहे हैं, इस हिसाब से दिखता है। रुपेश जी, और कोई सवाल? या दूसरा क्वेश्चन ये है, सिंस आई एम इन्वेस्टर, तो जो नेट प्रोसीड होता है आफ्टर एनी सेल ट्रांजैक्शन, मीन कोई शेयर बिक्री के जो सेल फाइनल अमाउंट जो मिलता है वही सेल प्रोसीड गिन सकते हैं, क्योंकि हमेशा 26AS के साथ तो डिफरेंस रहता ही है। तो STT भी हम डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो एक्सपेंस ही है, सिंस वी आर नॉट इनटू द ट्रेड, बिजनेस इनकम तो है नहीं हमारी। जी हाँ, बिल्कुल आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। आपने ठीक कहा, क्योंकि 26AS में जो फिगर उठाता है वो जो ब्रोकरेज रिपोर्ट जाती है, जो स्टेटमेंट जाती है सेटलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वहां से उठाता है। आप इसमें STT और ब्रोकरेज को लेस करके नेट अमाउंट इसको दिखा सकते हैं। मैं इनका सवाल समझा नहीं था, इनका सवाल ये था, दर्शक भी फायदा होगा। इनका सवाल ये था कि जो शेयर्स बेच के पैसा आ रहा है उसमें STT होता है, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ब्रोकरेज होती है, तो क्या वो डिडक्ट होगी या पूरे के पूरे सेल अमाउंट पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा? तो वो दोनों आइटम डिडक्ट होंगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और 26AS से अगर मिसमैच हो रहा है तो आप जब अपनी कंपटीशन बनाएंगे उसमें आप उसको दिखाइए, बाकायदा उसको स्वीकार किया जाए। तो बिल्कुल ये सिर्फ ये रुपेश जी के लिए नहीं, बाकी दर्शकों के लिए बड़ी काम की चीज इन्होंने बताई है कि आपको जो फायदा होता है उस फायदे में से STT और ब्रोकरेज चार्ज दोनों घटा दिए, तब जो पैसा बनता है वही आपका मुनाफा माना जाएगा, उसी पे टैक्स। अच्छा, घटाने के लिए किसी और सेक्शन में जाना पड़ेगा ऑटोमेटिक? नहीं, वो ऑटोमेटिकली आप उसको जब अपनी कंपटीशन बनाए तो आप उसमें लेस कर, क्योंकि वो जो ब्रोकरेज का कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें वो डिस्प्लेड होती है। हाँ, तो ये इसमें कहीं कोई दुविधा की गुंजाइश नहीं है। तो सारे शेयर मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं जिनको मुनाफा होता है उनके लिए अच्छी खबर। एक और चीज जो कह रहे थे, मैं सोचता हूँ दोहरा दूं, चूंकि हम लोग बार बार अपने शो में करते हैं कि इनके पास कैरी फॉरवर्ड लॉस है, 3 साल का बता रहे थे, तो कब तक कैरी फॉरवर्ड लॉस को रख सकते हैं? 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इनको पहले ब्रॉड फॉरवर्ड घटाने में फायदा है। मान लीजिए 8वां साल हो रहा है और आपने पहले 112A का ले लिया, तो आपका वो लॉस तो एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप उसको कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो आपके हित में ही ये नियम बनाया गया है कि पहले आप ब्रॉड फॉरवर्ड को एडजस्ट करें, उसके बाद आप सेक्शन 112 में जो 1.25 लाख रुपए की इक्विटी पर बेनिफिट मिलती है उसके बाद आप उसको लें, क्योंकि वो तो आपके लिए हमेशा ही अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और पूछूं इसी के साथ कि मान लीजिए लॉस, हमारा जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो ज्यादा है, गेन हमारा कम हुआ, तो जो बचा लॉस वो कैरी रहेगा आगे? वो और आगे चलता है। उसका टाइम कब से शुरू होगा? नहीं, वो जब हुआ था वहीं से 8 साल शुरू करते, तो आप उसको पीसेस में लें या 1 साल लें, वो 8 साल तक। अच्छा, आपको सब कुछ पता रहता है कि बारीकियां चीजें पता रहती है? नहीं, मुझे पता होता है कि आपने पूछना क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोहली साहब अपना समय निकालने के लिए, सभी सवालों को बेहद आसान भाषा में जवाब देने के लिए। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, GST से भी तो भेज सकते हैं। GST से जुड़े सवाल भी हम लोग लेते हैं शो में, तो घबराइएगा नहीं। सिर्फ करना कुछ नहीं, एक काम करना है, tax@moneycontrol.com पे अपने ईमेल में भेज देना है सवाल, और सवाल के साथ जब भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जिसको आप सीधे उठाते हो वो भेज दीजिएगा। तो फिर ऐसे ही कोहली साहब से या फिर हमारे दूसरे टैक्स एक्सपर्ट है उनके साथ सीधा रूबरू आपको कराएंगे। जितने भी सवाल होंगे सारे सवालों का आसान भाषा में जवाब देंगे, जो अक्सर आपको उलझा कर रखते हैं। तो देखते रहिए टैक्स गुरु, और फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।